आपके साथ साथ कुछ थोड़ी सी बात दूसरे लोग भी वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों में हमने एक ऊर्जा जगा दी है जो आप में जगाते रहते हैं। देखिए, आप बहुत सारी चीजें हमसे सुन चुके हैं और जान चुके हैं, लेकिन प्रयोग करने का मौका जो है वो कभी कभी मिलता है। तो आपका थ्योरी पार्ट भी चलता रहता है और प्रैक्टिकल पार्ट भी चलता रहता है। तो आपसे हम जब कभी कुछ आह्वान करते हैं कि देखिए यहाँ ये खराब हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो आप ये कीजिए, इसके लिए ऐसा कीजिए, इसके लिए ऐसा कीजिए, तो इसका मतलब है कि आपके जॉब के हिसाब से हम आपको प्रैक्टिकली भी तैयार कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली भी आप बहुत कुछ चीजें सीख रहे हैं। ये सब आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि जमाना इतना सीधा नहीं है, समस्याएं बहुत ज्यादा है। और समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि ये आपको चैन से जीने नहीं देते। अब कई बार हम सोचते हैं कि हम तो सीधे सीधे व्यक्ति हैं और क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिक्कत होती है। किस टाइप की दिक्कत होती है? आपका मेंस है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अचानक से कोई पड़ोसी है, उसने तेज आवाज में माइक चला करके अच्छे से और लाउड स्पीकर टाइप को चला करके डांस करना शुरू कर दिया, गाना गाना शुरू कर दिया, गाना सुनना शुरू कर दिया, तेज आवाज में टेलीविजन चला दिया। आजकल टेलीविजन जो है होम थिएटर टाइप चीजें होती हैं। अब आपका तो मेंस का एग्जाम है, जीवन मरण का प्रश्न है, या प्रीलिम्स है, लास्ट अटेम्प्ट है किसी का, उसके बाद तो उसकी जिंदगी एक तरह से खत्म सी हो जाएगी। और उसके बाद वो एक आम आदमी रह जाएगा, वो तो आईएएस नहीं बन सकता। तो आपको यदि आपके कर्तव्य पथ से, आपके लक्ष्य से कोई वंचित करता है, तो आपको ऐसा लगता है ना कि इसकी मुझे शिकायत करनी चाहिए या इससे जाके बोलना चाहिए। आप जाके बोलते हैं तो वो नाराज हो जाता है और हो सकता है वो आपसे दुश्मनी पाल ले। तो दुश्मनी कई बार किसी भी कारण से हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो जो दुश्मनी है वो, अब एक व्यक्ति के परिवार में कोई कोरोना हुआ था और वो मानता नहीं और बार बार आ जाता है, आपकी बाहर क्रिकेट खेल रहा है और उसकी बॉल बार बार आपके घर के अंदर आ रही है और उसके परिवार में कोरोना का मरीज है मान लीजिए। आप उससे बोलेंगे कि आप ऐसा करिए, तो आपने तो देखा पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए, डॉक्टरों के ऊपर पत्थर फेंके गए, लोग तो किस तरह से करते हैं गड़बड़। यानी आप भलाई करने जाते हैं तो भी आपको समस्या खड़ी हो सकती है। तो आपको तो जानकारी तो होना चाहिए ना कि इस तरह के जो बदमाश हैं, जो आपकी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद आपके पास अगर कोई आता है और आपको परेशान करता है, तो ये एसिड अटैक जो होते हैं, उसमें तो कोई अच्छी सी सुंदर सी दिखने वाली लड़की होती है, उसके पीछे कोई भी पड़ जाता है। अब उससे कैसे शादी करें भाई? उसको मना कर देते हैं तो वो एसिड फेंक जाता है। अब सुंदर दिखना तो उस लड़की की कोई गलती नहीं है ना, इतने मात्र में उसकी समस्या खड़ी हो गई। अब क्या है कि कभी भी कोई भी आफत आ सकती है। आपके पास कुछ है, आपके पास अच्छी कार है, कॉलेज में जब प्रोफेसर्स लोग नया स्कूटर लेके आते थे, या उस जमाने में कोई कुछ, तो कई लोग लड़के जो ब्लेड लेके आते थे, ब्लेड जो होती है उससे उनकी जो सीट होती थी स्कूटर की, वो पूरी की पूरी सीट कवर पे उस पे नए स्कूटर पे ब्लेड चला देते थे। हाँ, कोई आपकी सुंदर कार है उसको खराब करना चाहता है। हम लोगों से जब स्टूडेंट थे हम लोग, तब कुछ बच्चे इतना जलते थे कि जब हम, होली का दिन है या होली के दिन चल रहे हैं, लेकिन होली नहीं है, कलर वाली होली वाला दिन नहीं, और हमारी एग्जाम वाला दिन है, तो हम ठीक ठाक कपड़े पहन करके एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने जाके कलर डाल दिया। अब कलर वाले कपड़ों में जाकर के एग्जाम दे रहे हैं। तो इतनी जलन जो है कहीं से भी आ सकती है। आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा दिखते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आपका अच्छा नाम है, आपके पास अच्छी चीजें हैं, आप मेहनत करते हैं, आपको उपलब्धि हो रही है,
और ये जलन तक रहे तो तब तक ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले भी भगवान कृष्ण की कथा सुनाई थी, विंद और अनुविंद की। विंद और अनुविंद दो भाई थे, और वो दोनों भाई जो है वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे। दुर्योधन की तरफ से लड़ते समय में जब वो अर्जुन से लड़ने के लिए आए तो वो बाण चलाने लगे, अर्जुन पर बाण चला रहे थे और युद्ध चल रहा था, वहां तक ठीक था। लेकिन वो सारथी कृष्ण के ऊपर बाण चलाने लगे, और सारथी के ऊपर बाण चलाना जो है वो युद्ध के नियमों के विपरीत था। तो ऐसे समय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि वासुदेव, ये बताओ, ये विंद और अनुविंद तो आपके रिश्ते में भाई लगते हैं, और आप बड़े भी हैं, तो आपका सम्मान इनको करना चाहिए, फिर क्या दिक्कत है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, ऐसा है कि इन्होंने मुझे जिस परिस्थिति में देखा था, वो परिस्थितियां बड़ी दीनहीन जैसी थी। यानी कि मैं गोकुल के ग्वाल बालों के साथ रहता था, तो गोकुल और वृंदावन की जिन परिस्थितियों में मैं रहा और जिन लोगों के साथ रहा, तो वो राजपुरुष नहीं थे एक तरह से। और इसने दुर्योधन को और बाकी लोगों को जो देखा, वो राजपुरुषों की हैसियत से देखा, राजकुमारों की हैसियत से देखा। उनके पास सोना चांदी, हीरा जवाहरात, अच्छे कपड़े देखे, अच्छा खाना देखा। तो मनुष्य जब किसी को किसी परिस्थिति में देख लेता है तो हमेशा उसी परिस्थिति में देखना चाहता है, वो उसकी प्रगति उसको रास नहीं आते, वो दीनहीन दशा में ही उसको देखना चाहता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, और इस सहज प्रवृत्ति के कारण जब मैं द्वारकाधीश हो गया हूं, तो द्वारका के राजा के रूप में ये मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे। ठीक है, ऐसे ही कर्ण ने भी तुम लोगों को कुंती बुआ के साथ जंगल से आते हुए देखा था, परेशान हालत में देखा था, जबकि वो इंप्रेस था एक तरह से दुर्योधन से, और दुर्योधन के राज से, उससे ठाट बाट से। तो वो बदली हुई परिस्थिति को नहीं देख सकते, तो इसलिए आप लोगों को जब राजमहल दे दिया गया और आपको लाक्षागृह की घटना वगैरह वो याद दिलाते हैं कि ये सब जो हुआ, इसमें जलन की भावना है, ईर्ष्या। ईर्ष्या की जो भावना होती है वो मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। अब वो बहुत ज्यादा स्वाध्याय और साधना और अध्ययन के बाद ये प्रवृत्ति कम होती है या नष्ट होती है। नष्ट तो बहुत मुश्किल है हो पाना, लेकिन बहुत बड़े महापुरुष या जो परम ज्ञानी होते हैं वो शायद इन भावनाओं पे कंट्रोल कर पाते होंगे, लेकिन ये कम हो जाती है। लेकिन अज्ञान के कारण ये बढ़ती रहती है। लेकिन ये ईर्ष्या और जलन की भावना बनी रहे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है, क्या कर सकते हैं। लेकिन वो आपने देखा कभी कभी वो सोशल मीडिया पे गाली गलौज के तौर पे आ जाते हैं। जो आप ट्रोलिंग करने वाले लोगों का नाम सुना है ना आपने? ट्रोल कौन करते हैं सोशल मीडिया पे, उसी का हमने साइबर क्राइम में कैसे शिकायत करते हैं वो आपको बताया है। आप देखना जा करके वो वीडियो भी। आप लोगों को भी कोई परेशान कर रहे हैं तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो वो जो ट्रोलिंग होने लगती है, गाली देने लगते हैं, खींचने लगते हैं, कुछ भी मीम बना करके डाल देते हैं, कार्टून बनाने लगते हैं, चरित्र हनन करने लगते हैं। तो ये जो ईर्ष्या भावना से जो चीजें पैदा होती है वो इस रूप में चली जाए, चलो वहां तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार लोग हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। महात्मा गांधी से नाथूराम गोडसे ईर्ष्या ही तो करता था। नाथूराम गोडसे यदि ईर्ष्या नहीं करता होता तो हिंसा पे उतारू नहीं होता, तो ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या से क्या हुआ? नीचा दिखाने की कोशिश की, कई बार उनके कई सारे सबूत भी हैं उसे, वैसे लास्ट में हत्या ही कर बैठा।
तो कई बार वो हिंसा पे उतार हो जाता है, यानी वो बदली हुई परिस्थिति को स्वीकार ही नहीं कर सकता। मनुष्य को वो उसी स्थिति में दीनहीन दशा में ही देखना चाहता है दूसरा मनुष्य। तो जब वो ईर्ष्या करता रहे तभी जो है उस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि विचार ही बाद में कार्य में कर्म में परिणत होते हैं। तो ईर्ष्या कर्म में आ जाती है, क्योंकि हम अच्छा विचार करेंगे तो अच्छा आचरण बनेगा, सदविचार करेंगे सद आचरण होगा, और फिर उससे सत्कर्म का संपादन होगा। सदविचार से सदाचरण आता है, सदव्यवहार होता है, वो व्यवहार में आ जाता है तो आचरण होने लगता है, तो सदाचरण कहते हैं हम उसको, और सदव्यवहार कहते हैं। ये 4th पेपर का सिलेबस है आपका, 4th पेपर में आपको लिखना है। और सत्कर्म, उसी से फिर सत्कर्म संपादित होते हैं, क्योंकि आपका विचार भी अच्छा है, आचरण भी अच्छा है, और सत्कर्म भी हो रहा है। और जब दुर्विचार आएंगे तो दुर्व्यवहार होगा, दुराचरण होगा, और फिर दुष्कर्म होंगे। तो सारी जो श्रृंखला शुरू होती है वो विचारों से होती है। और ईर्ष्या क्या है? एक विचार है। ईर्ष्या जो है आपके मन में आने वाला एक विचार है। जलन, आप में जलन पैदा हो गई, ये इतना बड़ा आदमी, ये करने लगा है, ये ऐसा दिख रहा है, इसके पास ये है, इसने ये कर दिया है, इसने वो कर दिया है। तो आदमी प्रगति करे ना भाई, उसको देख करके। अगर किसी ने कुछ किया है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, तो आप प्रगति करो। लेकिन आप जलन करने लगते हो। चलो जलन भी कर लो, मनुष्य हो, जलन तो करोगे। मान लिया, भगवान ने भी मान लिया था, तो हम भी मान लेते हैं, सब मान लेते हैं, जलन करो। लेकिन प्रवृत्ति जो है वो कम नहीं होती। अब चूंकि विचार आया है तो उससे कर्म संपादित होगा, आचरण में आएगा, तो समस्या खड़ी करता है। और उसका नुकसान ये होता है कि वो गलत काम करने लगता है। अब ऐसे में जब आप उसको सजा देते हैं तो फिर वो दूसरों के लिए उदाहरण बनता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि आप सजा नहीं देते हैं, आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो गलत उदाहरण पेश होता है। देखो, उसने ऐसा कर लिया था, उसका क्या बिगड़ा, चलो हम भी करते हैं। तो आप समाज में अनुशासन को बिगाड़ते हैं। इसलिए जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, माफ नहीं करना। देखिए, क्षमा करना एक बहुत अच्छी बात है, वैसे तो सद्गुण माना गया है, लेकिन क्षमा करने से आप समाज का नुकसान करते हैं। आप तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन सामने वाला जो है वो कई दूसरे लोगों का नुकसान कर बैठता है। मान लिया जाए एक व्यक्ति जो है वो बाइक पे बैठे हैं, 2 लड़के, और वो छेड़छाड़ करते हुए जा रहे हैं। आप समर्थ थे, आप सजा दे सकते थे, और मुस्कुराते हुए छेड़छाड़ करते हुए भाग निकले। तो हमने देखा कई बार लड़के जो है रोड पे, आपने भी देखा होगा, बिल्कुल निर्लज्जता से छेड़छाड़ करते हुए निकल जाते हैं। हम समर्थ थे, हम फोन कर सकते थे, सामने पुलिस वाला खड़ा था, सामने चौकी थी, उसका गाड़ी का नंबर नोट कर सकते थे। कई बार ऐसे ऐप हैं, हेल्पलाइन है, उसमें वो हम लोग शिकायत कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। तो वही है ना कि अनाचार बढ़ता है कब सदाचार चुप रहता है जब, यानी कि अब चुप रह गए। उससे क्या होगा, वो आगे जाके अगले चौराहे पे हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करे जो और ज्यादा परेशान स्थिति में हो, और वो समर्थ ना हो किसी से शिकायत करने के लिए। वो आगे जाकर के उनकी हिम्मत बढ़ती जाती है कि हमने कल भी किया था, शाम को भी किया था, सुबह भी किया था, और हमारा कुछ नहीं हुआ। ऐसे हिम्मत बढ़ती जाती है। ऐसे जब आप सोशल मीडिया पे किसी व्यक्ति के बारे में कुछ देखते हैं ऐसा, या इस प्रकार की कोई चीज देखते हैं, तो उसकी शिकायत करनी चाहिए। क्योंकि इग्नोर करते रहने से आज पूरे देश में ये भयावहता आ गई है कि हर किसी की कुछ भी हिम्मत है, वो किसी के भी बारे में कुछ भी लिख देता है। तो आप और हम सब यदि शिकायत करेंगे तो हम बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज और होती है, जब आप शिकायत करते हैं, ये होता है तो न्याय के लिए पीछा पकड़ना पड़ता है। इतनी आसानी से न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लगातार। आपको बहुत समय तक उसको मांग करनी पड़ती है न्याय की।
और ये जो मांग है, ये आपकी एक प्रकार की जिद होनी चाहिए, लेकिन आप में यदि सच्चाई का तप है, सच्चाई का बल है, तो फिर आपकी मांग जो है वो पूरी होकर रहेगी। लेकिन अगर आप झूठे व्यक्ति हैं तो पकड़ा जाएंगे और मार खाएंगे। तो हमने अभी तक के जितने भी केसेस की बात हम लोग करते हैं, 20,000 से ज्यादा केसेस, 22,000 के आसपास के केसेस की बात करते हैं कि इतने ज्यादा लोगों को हमने न्याय दिलाया, इतने लोगों को सजा दिलाई। न्याय दिलाया मतलब सामने वालों को सजा दिलाई, जो उनको परेशान कर रहे थे उनको सजा दिलाई, तो हजारों लोग जेल गए। तो उसके पीछे हमारा एक अनुभव है। हमने मनुष्य के मनोविज्ञान का अध्ययन किया, खास करके जो ऐसे अपराधी किस्म के लोग हैं, तो उनका अध्ययन करने पे एक चीज हमने देखी कि जब हम FIR कराते हैं या ऐसा कुछ कराते हैं, तब तक उसके ऊपर कोई ज्यादा खास असर नहीं होता। उसकी हेकड़ी जो होती है वो अपने एफर्ट्स लगाते रहता है, नेता से फोन कराता है, इससे कराता है, बड़े अधिकारी से, कोई रिश्तेदार होता है, प्रभावशाली होता है तो उसके माध्यम से प्रेशर डालने की कोशिश करता है, कई तरह की हथकंडे अपनाने की कोशिश करता है, पैसे भी देने की कोशिश करता होगा। जेब से ढीला तो इस प्रकार का अपराधी हो ही जाता है ना। हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, वकील करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन भगवान कृष्ण ने जिस तरह से कहा कि ऐसे आदमी को छोड़ना नहीं, तो उन्होंने फिर श्री कृष्ण से कहा उस कथा में, मैं छोड़ दिया था वहां कथा को आपको, तो भगवान कृष्ण ने बिंद अनुबिंद के लिए कहा कि देखो अर्जुन, ये मेरे भाई जरूर हैं, लेकिन इनमें घृणा की भावना हिंसा में बदल गई, इसलिए एक काम करो, तुम इनका वध कर दो। ऐसे लोगों का वध हो जाना आवश्यक है। तो ईर्ष्या, जब तक ईर्ष्या रहे तब तक ठीक है। विचार यदि दुष्कर्म में बदलने लगे और वो हिंसा पे उतारू हो जाए तो फिर उसका नष्ट होना बहुत जरूरी है। और चाणक्य ने भी कहा है कि, आचार्य चाणक्य बोलते हैं, जो निर्दोषों के लिए पीड़ादायक है उसका समूल नष्ट होना बहुत आवश्यक है। निर्दोष लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाले का समूल नष्ट होना बहुत आवश्यक है। तो समूल नष्ट कैसे होगा? बस यही होगा कि उसको इतनी कड़ी सजा मिले कि उसके विचार नष्ट हो जाए, यानी वो ऐसे विचार करने लायक न बने। इसलिए हम जेल को, बंदी गृह को, जेल को हम क्या बोलते हैं? सुधार गृह बोलते हैं, कि वहां जाकर के आदमी सुधर जाता है, मतलब विचारों से सुधर जाता है। हम यही मानते हैं ना कि वो विचारों से सुधर जाता है। तो विचार उसके सुधर जाए, ऐसी स्थिति में उसको जेल होना जरूरी है। तो कानून का सहारा लेना चाहिए, मॉब लिंचिंग नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के साथ हिंसा नहीं, कानून का सहारा लेना चाहिए और कानून के माध्यम से उनको सबक सिखाना चाहिए। कानून सहायता करता है और आप उनकी प्रॉपर तरीके से शिकायत कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, DARPG बताया था आपको, पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल बताया था। तमाम तरीके के साधनों से उनकी शिकायत करके आप बड़े उच्च अधिकारियों को से इंटरनेट पे जाएंगे आप, जैसे हमारी केस की बात हम कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड पुलिस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। क्योंकि आपकी डिमांड यदि जायज है तो आप पुलिस कमिश्नर को, IG को, DIG को, SP को, DGP को, पुलिस हेडक्वार्टर को, उन सब के आपको ईमेल मिल जाते हैं वेबसाइट। उन ईमेल्स के माध्यम से आप उन सबको ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में क्या फायदा होता है कि ईमेल में आप उसको जब मेल करते हैं तो साथ में बहुत सारी चीजों को अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। अटैचमेंट का कोई लिमिटेशन भी नहीं होता। आप जानते हैं कि जितने डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं, ऑडियो लगाना चाहते हैं, वीडियो लगाना चाहते हैं, वो सब आप ऑडियो वीडियो जितने अटैचमेंट देना चाहते हैं वो सब दे सकते हैं। और सेंट आइटम में आपके पास रिसीव्ड मिल जाता है। तो सबसे पहले जो मैंने कहा कि ये जितने भी उच्च अधिकारी हैं, ये सबसे पहले अपनी टेबल पर इन्हीं मेल्स को चेक करते हैं। इनका जो साइबर वाला जो पार्ट होता है, यानी कि जो इनके मेल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखने वाले लोग होते हैं, वो सबसे पहले एक्टिव होते हैं। साहब अगर 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे तक ऑफिस आते होंगे, इतना जल्दी तो कोई आता नहीं, 2 बजे पहले कोई नहीं आते। सब के सब ऐसे ही निकम्मे हैं, कोई नहीं। बहुत कम ऑफिसर्स होंगे जो समझदार हैं, वो टाइम पे काम करते हैं, बाकी सबका काम ऐसे ही। लेकिन फिर भी 10, साढ़े 10 बजे इनकी वो टीम आ जाती है जो मेल चेक करती है।
मेल का फिर अधिकांश समय में क्या है कि प्रिंट आउट निकाल दिया जाता है और प्रिंट आउट निकाल करके वो टेबल पे रख देते हैं। सबसे पहले इन्हीं माध्यमों से जो शिकायतें आती है उन्हीं को चेक किया जाता है। तो उन शिकायतों को निराकरण सबसे पहले करना होता है एक तरह से, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म में उसके पास रिसिप्ट पहुंच चुका है। आप थाने में किसी से रिसिप्ट लेने जाओगे वो देता नहीं। थानेदार के पास आप प्रत्यक्ष तौर पे जब कहोगे कि ये शिकायत मैंने दर्ज कराई, लाओ रिसिप्ट दो, तो वो आनाकानी करता है। इसमें रिसिप्ट की आपको जरूरत नहीं होती। सेंट आइटम में आपके पास पड़ा हुआ है, आपने भेज दिया। अगर फेल्योर नोटिस नहीं आया है, इसका मतलब है कि आपका जो शिकायत है वो पहुंच गया है, तो आपको इलाज होगा उसका। दूसरी चीज, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कुछ दुर्घटना होती है, आप जो चेतावनी दे रहे हैं, आप जो शिकायत कर रहे हैं, उससे संबंधित अगर कोई घटना होती है और किसी ने मेल निकाल करके बता दिया, तो सारे लोग सस्पेंड हो जाएंगे। सारे लोग सस्पेंड हो जाएंगे जो उस मेल को देख चुके हैं और जिनको आपने मेल भेजा था और उन्होंने समय पे चेक क्यों नहीं किया, तो उनकी जिम्मेदारी कोर्ट में भी बनती है। आप बता सकते हैं इस तारीख को मैंने मेल किया था इनका, अच्छा फिर कुछ पत्राचार हो गया है, जवाब आ गया है। अगर वो टालना चाह रहे हैं कि नहीं आप यहाँ नहीं करेंगे, आप तो उस अधिकारी को दो, थाने में दो, यहाँ नहीं देना, वो नहीं देना, तो आनाकानी भी आपके कन्वर्सेशन में जो है वो आ जाएगी। ज्यादा फोन पे बात नहीं करना, मेल पे लिख करके बात करना, क्योंकि फोन की तो फिर आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो फोन रिकॉर्डिंग जो है कोर्ट कई बार उस तरह से तवज्जो नहीं देता। आप तो वहीं पे कन्वर्सेशन कीजिए कि आप इनका मेल रिकॉर्ड जो है मंगवाइए, हम भी अपना मेल का रिकॉर्ड दे रहे हैं, हमने ये टाइप करके दिया था, इनने ये टाइप करके दिया था, क्या ये दे सकते हैं, क्या ये इनका अधिकार क्षेत्र में आता है। अब वहां पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, ये जो मेल के माध्यम से जो आप वार्तालाप करते हैं, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आपके पास जो रिकॉर्ड है, आप नकली रिकॉर्ड नहीं बना सकते, वो भी अपना नकली रिकॉर्ड नहीं बना सकता। अच्छा, फिर ज्यादा कुछ होगा तो कोर्ट जीमेल वाले से मांग लेगा, यानी गूगल वाले से मांग लेगा कि आप अपना जीमेल का ओरिजिनल इनका कन्वर्सेशन मेरे पास लेके आइए, ये जो दे रहे हैं ये भी गलत दे रहे हैं, ये भी गलत दे रहे हैं। आप तो जीमेल वालों से मंगवा लेगा वो कोर्ट। तो हालांकि उसमें टाइम लगता है 15-20 दिन का, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड आता है, तारीख मिल जाएगी आपको, अगली तारीख मिल जाएगी। क्या होगा कि दरअसल मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, ऐसे तो झगड़ा ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार अच्छे लोगों के साथ भी पंगा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सीधे होते हैं। कई बार जैसे मैंने कहा, एसिड अटैक वाली लड़कियां हैं तो वो तो सुंदर दिखती हैं, बस इससे ज्यादा उनकी क्या गलती है, अच्छी दिखती हैं, इस वजह से उनके ऊपर समस्या आ गई। आप अच्छा पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे, पड़ोसी जल उठा, बोला हमारा बच्चा तो नहीं बन पाएगा, उसने जोर से रिकॉर्डिंग कुछ भी शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया, आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, अब पंगा हो गया। अभी कोरोना के कारण कई लोगों से पंगा हो जाएगा। जमाना तो बदल रहा है ना। हमने तो आपको पहले ही कोरोना के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी थी, वही चीजें अब हो रही है। यस, आप बोल रहे हैं कैसे कोई चीज को डिफरेंशिएट करें कि राइट और रॉन्ग क्या है। हाँ बिल्कुल, बहुत आसानी से आप राइट और रॉन्ग का डिसीजन ले सकते हैं। देखिए क्या है कि कुछ चीजें तो नैतिक स्तर पर साफ साफ दिखती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, साफ साफ दिखती है। और दूसरी चीज, आपकी अध्ययन की गहराई और वो भी मायने रखती है, यानी कि आप कितना अध्ययन करते हैं, आप कितना समझदार हैं, आप कितना सोचते हैं, अध्ययन का क्षेत्र कितना है। एक तरफा नहीं होना चाहिए। एक तो सिविल सर्विसेज की तैयारी में तो पूरा होना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको कल भी बताया था, पहले भी बताया था, परसों के दिन वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अधिकांश चीजें तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी में बहुत बार बात जो की गई है वो गरीबों की गई है ना। तो अभी आप एयरलिफ्ट करके दुनिया भर से लोगों को जा सकते हैं, अध्ययन के उससे पता लगेगा और कुछ चीजें तो साफ साफ दिखने लगेंगी। और धीरे धीरे अनुभव आएगा तो सच्चा, सच क्या है, झूठ क्या है, सब समझ में आया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें ज्यादा होनी चाहिए, लीगल चीजें ज्यादा होनी चाहिए, मॉरल ज्यादा होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, मॉरल और जस्टिस वाली चीजें ज्यादा होना चाहिए, यानी कि आपको जस्टिस प्रदान करना है, ज्यादा से ज्यादा न्याय प्रदान करना है। तो ये चीजें ज्यादा होंगी तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। ठीक है, तो
हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो चीजें होती है इनमें एक इंतजार करना पड़ता है आपको। किस चीज का इंतजार करना पड़ता है? जो हमने बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी का अध्ययन किया तो उसमें एक पाया कि जब एफआईआर हुई तब भी वो अपने अहंकार में थे, और पहली बार गिरफ्तार हुए तब भी अहंकार में थे। फिर पहली पेशी हुई, हमने कोर्ट में देखा, हम खुद जैसे कई बार जो थे वो वहां पर पीड़ित व्यक्ति के तौर पर हमने खुद ने आवेदन दिया था कई जगह, तो हम पहुंचे वहां पर अपनी बात रखने के लिए कोर्ट में। पहली बार आपको एक ही बार जाना पड़ता है। देखिए, अगर मान लीजिए जाए कुल किसी केस को सॉल्व होने में 20 या 25 तारीखें लग रही है और 3 साल तक मान लीजिए जाए ये केस चल रहा है, तो ऐसे में केवल आपको 1 या 2 बार आपको जाना पड़ेगा, और जो आरोपी है उसको तो कम से कम 20-25 बार, जितनी भी तारीखें हुई है उन सब पे जाना पड़ेगा और वहां अपनी बात रखनी पड़ेगी। ये चीजें आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी कि जो आरोपी है वो बार बार पहुंचेगा ना, तो क्या है कि दरअसल 4 या 5 बार तक उसको ज्यादा असर आपको नहीं दिखेगा। कई बार वो हेकड़ी में घूमेगा। मैंने देखा कई सारे आरोपी ऐसे थे कि वो 3-4 तारीख हो जाती थी कोर्ट में, उसके बाद भी उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, वो ऐसे अकड़ के ही चलते थे। हमको कई बार लगता था कि इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब इसके ऊपर केस लग गया है, इसके ऊपर धाराएं लग गई है, इसको जेल होने वाली है, इसको सजा सुनाई जाएगी, ये बचने वाला नहीं है, हमारे पास गवाह मजबूत है, एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और विटनेसेस बहुत बढ़िया हैं, एविडेंसेस बहुत शानदार हैं, फैक्ट्स हैं, सारी फाइंडिंग्स इसके खिलाफ जा रही हैं और कोर्ट का रुझान भी जो है इसके अगेंस्ट सब कुछ क्लियर है। लेकिन ये तो डरता नहीं, अभी भी हेकड़ी में है, अभी भी वो तन के चलता है, दरवाजे पे खड़ा हो जाता है तो आपको निकलने की जगह नहीं देता, ऐसा लगता है कि आपसे टकराएगा, वो आपसे झगड़ा करना चाहता है अभी भी। यानी 4 महीने हो गए केस चलते चलते। लेकिन क्या होता है कि जब 4 महीने 5 महीने के बाद में शरीर की क्षमता जवाब देने लगती है और शरीर परेशान करने लगता है, फिर उसको नींद आना जैसे बंद हो जाए तो फिर नींद की गोली खाना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे बीपी हो जाता है, फिर परेशानियां घेरने लगती है उसको। फिर क्या होता है, वो हेकड़ी तो रखता रहा बाहरी तरीके, लेकिन अंदर अंदर से शरीर टूटता जाता है। फिर किसी दिन डॉक्टर को चेक कराने जाते हैं तो लीवर किडनी पे असर आने लगता है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। और एक बार जेल जाके आ गया तो बहुत गंदी जेल होती है, मैंने बताया था, वहीं लोग जो है वो गंदगी करते हैं, पेशाब करते हैं वहीं, और वहीं पुराने से सड़े से कंबल होते हैं, इतने बेकार ब्लैंकेट होते हैं, उनको ओढ़ करके वैसे ही स्वस्थ आदमी बीमार हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में जब वो रहता है तो बीमारी तो उसको लगी जाती है, दूसरा उसमें अकल आती नहीं है। तो फिर क्या होता है, कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग आते हैं तो बहुत देर में अकल आती है उनको, बहुत देर में। तो इसलिए धैर्य रखना पड़ता है। आप जब भी कोई कार्रवाई करें तो ध्यान रखना, उसको अकल भी आएगी, व्यवस्था भी ठीक होगी, परिस्थितियां भी ठीक होगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको कम से कम 5-6 महीने का धैर्य रखना पड़ता है कार्रवाई के बाद भी, क्योंकि जब एक के बाद एक डेट आती है तो आपको 1 या 2 डेट पे वहां जाना पड़ेगा और अपनी बात रखना पड़ेगी। वहां हो सकता है कि वो आपको घूरे, उसको जो है क्रिमिनल के आरोपी की तरह जो है उसको एक्यूज्ड को उस तरह से रखा जाता है, तो वो वहां खड़ा रहता है सामने, आपके कोने में खड़ा रहता है। अब फिल्मों जैसा नहीं होता कि वहां सब जगह एक कटघरा बनाओ, हर जगह नहीं होता। बनाने की कोशिश की, अधिकांश कोर्ट ने अपनी जगह बना लेने, तो कई बार ऐसे साइड में खड़ा कर देते हैं आरोपी और इस तरफ आपको खड़ा कर देते हैं, तो ज्यादा दूरी भी नहीं होती, वो आपको घूर के देख रहा होता है, कई बार ऐसे इशारे भी कर रहा होता है। आपको लगता है कि जज के सामने वो ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं है, वो जज वज भी मनुष्य है, उसमें कोई दम नहीं होता, ठीक है, वो भी किताब पढ़ के ही वो कर रहा होता है, तो उससे डरने वाली बात नहीं होती, तो उसका सामना करना पड़ता है। और आप यदि किसी की शिकायत करवा रहे हैं और वो थोड़ा कमजोर व्यक्ति है या आपका गवाह है, तो आपको गवाह के साथ में जाना चाहिए। देखिए, ओपन कार्रवाई होती है, ओपन कोर्ट है। कई बार क्या होता है कि जो वकील जानकार नहीं होते वो निकालने की बात करते हैं,
कि ये इनको निकाल दीजिए, ये गवाह को हिम्मत देंगे। नहीं, आपको अपने गवाह को, विटनेस को हिम्मत देनी चाहिए। आपके फेवर में यदि कोई गवाही देने गया है तो उसको हिम्मत मिलनी चाहिए, आपकी तरफ से मिलनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, कई बार जज भी जो कुछ नहीं बोलते और वो वकील बाहर निकलवाने की बोलता है, वहां जो गार्ड होता है उसको बोलता है कि इसको बाहर करो, इसका भी बयान नहीं होना, इसका तो हो चुका है और ये केवल गवाह का होगा। नहीं, आप वहां खड़े रहिए, अंदर खड़े रहिए और अपने साथी को, उसको देखते रहिए, उसको हिम्मत देते रहिए कि मैं हूं, बिल्कुल बहुत अच्छा बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलो तुम, मैं खड़ा हूं ना यहाँ। क्योंकि उधर वो खड़ा है सामने बदमाश और उसका वकील जो है उसको परेशान कर रहा है, निगेटिव सवाल तो पूछेगा, वो उसको विचलित करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन उसको विचलित नहीं होने देना, उसको हिम्मत देना है। आप कहोगे हिम्मत कैसे दे सकते हैं, वो तो बाहर निकाल रहा है। नहीं, बाहर आपको नहीं निकाल सकता। आप उससे कहिए ये तो ओपन कोर्ट है, ये कोई, या तो कोर्ट ऐसा आदेश दे लिखित में कि यहाँ कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा। आपने फिल्मों में देखा है ना कि दोनों तरफ लोग रहते हैं, कार्रवाई चल रही होती है, बहस होती है, वकील बहस कर रहे होते हैं और तमाम लोग कार्रवाई को देख रहे होते हैं, तमाम लोग बैठे रहते हैं और जो गवाह देने वाला व्यक्ति है वो कई बार उनको देख रहा होता है और वो वहां से बैठ करके हिम्मत भी बंधा रहे होते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, आप लगे रहिए। अगर वो ओपन कोर्ट है तो फिर सब लोग उपस्थित रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा। हमारे यहाँ तो ऐसे कोर्ट में इधर मध्य प्रदेश में, और मैंने तो इधर यूपी में और एमपी में और इधर तो नहीं देखा, महाराष्ट्र में तो बैठने की व्यवस्था भी होती है, अधिकांश फिल्मों की शूटिंग जो है वो वहीं होती है। तो महाराष्ट्र में भी पता नहीं सब जगह होती नहीं होती, मुंबई में वो ऐसा दिखाते हैं तो पूरा सेट है, तो उसमें सब लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पुरानी से पुरानी फिल्म में और नई से नई फिल्मों में सब में आपने देखा होगा ओपन कोर्ट में बैठने की सुविधा होती है। लेकिन आप अपने यहाँ की कोर्ट में जाके देखिए तो तुरंत गार्ड भगा देते हैं, आप कौन, आपका मुकदमा है क्या? नहीं, अरे पब्लिक ट्रायल है और ये पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति जाकर के वहां उपस्थित होकर के अदालत की कार्रवाई को देख सकता है, कोई मना नहीं कर सकता। हम तो यहाँ थोड़ा सा उस जज के कमरे में झांक लें इतने में वो भगा देता है, उसका वकील ऑब्जेक्शन ले लेता है या फिर गार्ड भगा देता है और हम भी चले आते हैं, सब अंदर बहुत गोपनीय काम हो रहा है। गोपनीय काम कुछ नहीं हो रहा था, आप अदालत की कार्रवाई को देख सकते हैं और आपको देखना आना चाहिए और जाकर के ऐसे भी देखना चाहिए, आपको कोई भगा नहीं सकता। लेकिन कितने लोग देखते होंगे, सब लोग उस गार्ड की बात मान लेते हैं, आपको लगता है कि वो जज उठा करके आपको जेल में डाल देगा, तो वो अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं। दरअसल क्या है कि लोगों को अपने अधिकार नहीं पता, तो वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, आपको अपने अधिकार पता ही नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आपका गवाह उन बदमाशों से गिरा होता है। अगर मान लीजिए 5 आरोपी है, 5 लोगों ने मिलकर के अपराध किया है, तो पांचों वहां खड़े हैं क्योंकि उनको तो खड़ा रहना पड़ेगा और हर तारीख में खड़ा रहना पड़ेगा। और आपके 10 गवाह हैं तो 10 गवाह अलग, 10 गवाह तो वो लेते नहीं आजकल, 2-4 1 या 2 गवाह लेते हैं, 3 गवाह लेते हैं। तो 3 गवाहों को तो अलग अलग समय में जाना पड़ेगा और तीनों के समय में वो लोग सारे के सारे मौजूद रहेंगे। ऐसे समय में वकील उसका प्रभाव डालता है, वहां खड़े रहने वाले व्यक्ति प्रभाव डालते हैं, लेकिन आपका आदमी तो अकेला है। तो ऐसे समय में उन लोगों की सुरक्षा करना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे अधिकांश लोग रिपोर्ट डाल देते हैं, शिकायत कर देते हैं, उसके बाद उसको अकेला छोड़ देते हैं और वो बेचारा बहुत सीधा होता है, वो डर जाता है। कोर्ट की कार्यवाही में फिर क्या होता है कि डट के जब आप खड़े नहीं रहते तो सामने वाला फिर बरी हो जाता है, तो एक्विटल हो जाता है। दरअसल उसका जो है उसको सजा होनी चाहिए, उसके बजाय वो बरी हो जाता है। तो कन्विक्शन रेट जो हमारे देश का वो बहुत कम है, उसका कारण है विटनेस का हॉस्टाइल हो जाना। और विटनेस का हॉस्टाइल होना इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे यहाँ उसको पब्लिक ट्रायल के तौर पर समर्थन देने के लिए लोगों को उपलब्ध नहीं रहने दिया जाता, वहां उपस्थित नहीं रहने दिया जाता है, जबकि उसको उपस्थित रहने देना चाहिए। अब ये जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ ये कानूनन है, लेकिन समस्या ये है कि इसको कोई अमल में नहीं लाता, लोग डरते हैं। अब मैंने आपको बात बताया और अभी 11 बजे, अभी तो खैर लॉकडाउन है, लेकिन अभी 18-20 तारीख से जो कोर्ट शुरू होंगी उसमें आप लोग जाकर के देखेंगे तो आप नहीं खड़े रह सकते। हर आदमी सोचता है कि मैं क्यों ये पंगा लूं। उसी का फायदा कोर्ट में जो जज है वो मनमानी कर जाते हैं, कई जगह वकील गड़बड़ कर जाते हैं। इसीलिए तो जुडिशियल रिव्यू की बात की जा रही है, न्यायिक सुधार की बात की जा रही है। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। अभी हम लोग कानून को, भारत में कानूनी साक्षरता बहुत कम है,
लीगल लिटरेसी जब बढ़ेगी तो रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे से आएंगे और इसको कन्विक्शन रेट भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। तो आप लोग कम से कम सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं, आपको तो ये सब चीजें पता होना चाहिए और आप अपने अधिकारों को जानेंगे और इसका प्रयोग करेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे, सफलता मिलेगी। और इन सब लोग देखिए, आपने 4-5 लोगों को जो अगर अच्छे से सजा करवा दी ना अपनी जिंदगी के इस स्टेज में, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप देखिए, फिर आप क्या है कि फिर आपसे कोई भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। और आप में भी वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई आया और उसने अगर कुछ किया तो हम निपटा देंगे उसको। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ जाएगा उस दिन जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब पूरे आत्मविश्वास के साथ जिए, खूब मस्ती के साथ जिए और इसको जो हम आपको बातें बता रहे हैं उसको अमल में लाएं, लेकिन साथ में हिम्मत रखें, है ना। सफलता मिलती है लेकिन थोड़ी देर से मिलती है और हमको लगता है कि सामने वाले पे असर नहीं आ रहा, लेकिन आता है, फिर वो खत्म हो जाता है। लेकिन जिस दिन उसको सजा सुनाते हैं, चौथी 5वीं पेशी होती है उसकी, 5वीं बार 6ठी बार जब उसको उपस्थित होना, तो उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत ढीला हो जाता है, 10-15 किलो उसका वजन कम हो जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, बहुत बुरी स्थिति में आ जाता है वो। तो ये जो चीज है ये आप लोगों को मुझे लगता है कि मदद करेगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सिविल सर्वेंट को कितना कानून जानना चाहिए? सभी कुछ जानना चाहिए या सब कुछ पढ़ना चाहिए? सारा ही पढ़ने की जरूरत है आपको, पूरा सारा कानून। दरअसल आप जब सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो आपको अभी प्रोबेशन पीरियड में सारे कानून पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद एग्जाम देनी पड़ेगी आपकी एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होगी और वो कानून की एग्जाम होगी, यही सीआरपीसी की, आईपीसी की, सीपीसी की, लैंड रेवेन्यू कोड की। जब आपको पावर देंगे ना, प्रोबेशन खत्म होने के बाद जो आपको पावर मिलते हैं कि आप जज मजिस्ट्रेट की तरह आप बैठते हैं बोर्ड पे और आप सिग्नेचर करते हैं और जमीनों के कागज और उनको सिग्नेचर करते हैं, तो ये जमीन उसकी हो जाती है, उस जमीन का मालिक वो हो जाता है, नामांतरण हो जाते हैं, तमाम प्रकार के जो अधिकार आप लोगों को मिलते हैं। ये अधिकार तभी मिलते हैं जब आप वो डिपार्टमेंटल कानून की जो पढ़ाई है उसकी परीक्षा आप पास कर लेते हैं। तो उसकी एग्जाम होती है, हर 6-6 महीने में एग्जाम होती है, उनमें से कोई भी आपको एग्जाम में वो पेपर निकालने पड़ते हैं। 11 पेपर हैं, 11 पेपर, किसी स्टेट में 9 पेपर हैं, कहीं 11 पेपर हैं, वो निकालने पड़ते हैं। तो ये पेपर कैसे निकालते हैं? तो परसेंटेज वाइज निकालने पड़ते हैं। यूपीएससी से जो आते हैं आईएएस, उनको अलग परसेंटेज लाने पड़ते हैं, डिप्टी कलेक्टर को अलग लाने पड़ते हैं, नायब तहसीलदार को अलग लाना पड़ते हैं, फिर वो जनरल, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन फिर अलग होता है। तो अलग अलग परसेंटेज पे क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। लेकिन वहां कानून की किताबों की मदद आप ले सकते हैं, किताबें वहां पढ़ी रहती है पेपर देते समय में। ऑर्डर राइटिंग का पेपर होता है, आप ऑर्डर कैसे लिखेंगे, जब आप जज मजिस्ट्रेट की तरह जब आप कुर्सी पे बैठेंगे तो फिर आप ऑर्डर कैसे राइट करेंगे, ये सब चीजें भी उसमें होती हैं। तो इसका लाभ जो है वो आपको उठाना चाहिए। और ये जो हम तरीका बता रहे हैं तो आपको सारे ही कानून पढ़ने पड़ेंगे और नए नए एक्ट जो आते रहते हैं, जैसे आईटी एक्ट में कोई सुधार आया, अमेंडमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेंगे। संसद जो समय समय पे नए एक्ट बनाती है, अमेंडमेंट लेके आती है, वो भी पढ़ना पड़ेंगे। पढ़ाई से तो आपका वास्ता कभी छूटेगा नहीं ना। अच्छा प्रशासनिक अधिकारी, अच्छा सिविल सर्वेंट वही होता है जो रोज पढ़ता है, रोज कानून पढ़ता है, रोज कानून की किताबों का ध्यान रखता है, वही अच्छा सिविल सर्वेंट होता है। तो ये तो आपको करते ही रहना पड़ेगा। यही तो अंतर होता है दूसरी सर्विसेज में और आप में, कि आप जोरदार होते हैं, आप प्रत्यक्ष न्याय करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये वीडियो में जो है यहाँ एंड कर देता हूँ। आईबीसी इसलिए लेके आया था क्योंकि परेशानियां बहुत ज्यादा थी और इन परेशानियों में जो एनपीए बढ़ता जा रहा था, उस एनपीए को संभालने के लिए आईबीसी को तो रिफॉर्म करना ही था और वो अच्छी स्थिति में जो है वो लिया है। लेकिन समस्या ये है कि जिस समय में लाए उसी समय में कोविड आ गया, तो कोविड के समय में ये सारी चीजें धरी रह गई वापस, क्योंकि जो बैलेंस शीट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो बात की जा रही है वो इस समय में अब संभव नहीं लगती। सो द बैलेंस शीट प्रॉब्लम आफ्टर द 2007 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस
Indian economy suffered from 2008-9 due to balance sheets of firms being hit badly. 2020 is different as the hit is much broader and deeper now, covering many more firms. क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे 2007 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, उस समय में भी हम लोग थोड़े से दिक्कत में थे, लेकिन उस समय में कोविड नहीं था, यानी कि आप कोविड से नहीं गुजर रहे थे, लॉकडाउन नहीं हो रहा था, यानी व्यापार चल रहा था, बैंकिंग सिस्टम चल रहा था, चीजें सारी चल रही थी, ऑपरेशनल था और सारी गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी। अभी क्या है कि अभी इस बार का जो क्राइसिस है, जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस है और बैलेंस शीट प्रॉब्लम और ये तमाम जो चीजें हैं, इसके साथ साथ लॉकडाउन भी करना है आपको, बहुत सारे सेक्टर आपके बंद पड़े हुए हैं और जो एक्टिविटीज हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो भी प्रभावित हो रही हैं। और अब आपको स्लो डाउन में से बाहर भी निकल करके आना है। जो ऑलरेडी जो कोर सेक्टर खराब कर रहा था, आपने फोर्थ क्वार्टर में देखा था कोर सेक्टर बहुत खराब कर रहा था, तो जो खराबी थी उससे भी बाहर निकल करके आना है। तो बहुत मुश्किल काम है, मतलब अभी इन दिनों में जो परिस्थितियां हैं वो बहुत खतरनाक है, तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। ए ग्रेजुअलिस्ट स्ट्रेटजी विल नॉट बी फ्रूटफुल दिस टाइम, क्योंकि इस समय में हम कोविड से भी जूझ रहे हैं। सो स्पीड इज ऑफ एसेंस। रेवेन्यूज हैव ड्राइड अप, सारे रेवेन्यू जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। फोर्सिंग कंपनीज टू रिलीव पार्ट ऑफ देयर वर्कफोर्स। वेंडर पेमेंट्स आर डिलेड, कॉजिंग प्रॉब्लम इन एंटायर सप्लाई चेन। तो पूरी सप्लाई चेन में समस्या आ गई है। हैंस फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म्स नीड क्रेडिट, यानी कि जितनी फर्म्स हैं उनको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा टू पे टू वर्कर्स एंड सप्लायर्स। इसलिए कहा है ना कि अधिकांश लोगों का जो प्रोविडेंट फंड है वो भी सरकार देगी, और जो 15,000 से कम वाले जो सैलरी वाले जो लोग हैं उन लोगों की सैलरी भी जो है वो सरकार देगी। बिफोर दे स्टार्ट प्रोडक्शन। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है? impaired firms don't get credit and impaired banks don't give credit। तो जो impaired firms हैं वो क्रेडिट नहीं देती, वो नहीं लेती, क्रेडिट नहीं लेती, और दूसरा impaired banks जो है वो भी क्रेडिट नहीं देती। impaired मतलब यहां पर वो हो गया जैसे टूटा फूटा सा, यानी कि अब जो डैमेज हो चुका है ना। तो डैमेज हो चुकी जो फर्म्स हैं, अब आप ये उनको क्रेडिट देगा कौन? जो बंद हो चुकी फर्म्स को कौन क्रेडिट देता है? बैंक कहां देती हैं? इतना आसान नहीं है इसको प्रोडक्शन को रिस्टार्ट कराना। तो ये लोन जो मिलेंगे वो किनको मिलेंगे, किसको दिए जाएंगे? क्या अभी एनपीए का ख्याल नहीं रखा जाएगा? अच्छा, सरकार जो भी ये पैकेज वगैरह सब लेकर आई है, ये उधार को भी जोड़ रही है लाखों करोड़ रुपए में, कि इतना पैसा हम उधार देंगे, क्रेडिट के तौर पर देंगे, वापस लेंगे। अब ये हमेशा के लिए थोड़ी देंगे, कुछ चीजों को तो ये वापस लेंगे, लेकिन उसको इसमें भी जोड़ा जा रहा है। ऑलरेडी 7-7.5 लाख करोड़ उन्होंने जोड़ दिया कि इतना तो हम कर ही चुके हैं, और केवल 13 लाख करोड़ का करना है। बहुत ही टेढ़ा गणित है ये, अभी आप इसको देखिएगा ध्यान से। वैल्यू ऑफ बैंकरप्ट फर्म्स ड्रॉप शार्पली विद टाइम। तो बैंकरप्ट फर्म्स की जो वैल्यू है वो बहुत तेजी से गिरेगी। एज द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इट्स ऑन पेन बाय एक्टिंग फास्टर, एज गवर्नमेंट्स ऑन फिस्कल पोजीशन इज बैडली इरोडेड। देखिए, ऐसा है कि आप अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ उधार देते हैं और उसको कहता है, वो व्यक्ति कहता है कि मैं 2-3 महीने में काम करके, मेहनत करके और पैसा कमा के आपका चुका दूंगा, अच्छी बात है। लेकिन आप उसको फिर कह देंगे 2 महीने तक तुम घर से बाहर नहीं जाओगे और कोई काम नहीं करोगे। जब 2 महीने के लिए कोई काम नहीं करने के लिए जब आप उससे कहोगे कि तुम 2 महीने के लिए कोई काम नहीं करोगे, और फिर उससे कहोगे कि समय पे चुकाता क्यों नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी ना नैतिक स्तर पे। क्योंकि बाहर किसने नहीं जाने दिया? तो लॉकडाउन किसने किया? लॉकडाउन भी गवर्नमेंट ने किया,
और अब वो समय पे चुका नहीं पा रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि तुमसे चुकाया नहीं जाता, इसलिए तुम चोर हो। चोर भी आप ही बता रहे हो। तो जिस आदमी को आपने काम नहीं करने दिया और समय पे, तो तभी चुका पाता ना जब वो कमा लेता। तो कमाने किसने नहीं दिया? आप ही ने रोका है उसको कि नहीं नहीं, बाहर जाते थे तो पुलिस पीटती थी, कोई काम नहीं। तो अब आप उससे मांग नहीं सकते ना, नैतिक स्तर पे नहीं मांग सकते आप उसके बावजूद भी उससे मांगो और उसको कर दो कि तुम तो चोर हो, तो क्या कर सकते हैं बताओ? बैंक तो कुछ भी कर सकती है। और फिर बैंक को भी आप चोर बता दो, अगर बैंक वसूल न कर पाए तो आप बैंक को चोर बता दो। तो दरअसल ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड मतलब एक तरह से चोर बताने वाली बात है कि आप उसको फेलियर बताते हो और उसको बोलते हो कि नहीं नहीं तुम कर नहीं पाए, मतलब तुम चोर हो, सारी समस्या तुम्हें ने खड़ी की है। सो यहाँ यही बात की जा रही है कि क्विक रिजोल्यूशन फॉर फर्म्स इज टफ एज द आईबीसीज वर्किंग। अगर आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड्स को लागू करते हो और क्विक रिजोल्यूशन की बात करते हो, तो कुल मिला के इसको सस्पेंडेड फॉर 6 months, यानी आपको 6 महीने के लिए इसको सस्पेंड कर देना चाहिए इस कोड को। और विच अदरवाइज वाज ए गुड डिसीजन गिवन द स्ट्रेस। इवन इफ आईबीसी इज रिवाइव्ड, अगर इसको आपने रिवाइव किया, हु इज गोइंग टू बाय द स्ट्रेस्ड फॉर्म? सबसे बड़ी चीज है, अगर मान लीजिए आपने आईबीसी रिवाइव कर दिया और लागू कर दिया और कुछ फर्म्स को आपने इंसॉल्वेंट वो बना दिया और उसको बैंकरप्ट कर दिया। अब ये बताइए कि ये जो बैंकरप्ट फर्म्स हैं, जो स्ट्रेस्ड फर्म्स कहलाएंगे ना एक तरह से, तो ऐसी स्ट्रेस्ड फर्म्स को खरीदेगा कौन? व्हेन एवरीवन इज ट्रबल्ड, जबकि सभी के सभी लोग कष्ट में हैं, अभी सारे लोग समस्या से ग्रस्त हैं, किसी के पास पैसा नहीं है। तो जब किसी के पास पैसा नहीं है तो स्ट्रेस्ड फर्म को खरीदेगा कौन? एंड इट्स मोस्टली रॉन्ग टू टेक फर्म्स अवे फ्रॉम देयर प्रमोटर्स, और आप फिर उन प्रमोटर्स से उस फर्म को दूर ले चले जाएं। व्हेन दे स्टॉप्ड वर्किंग ऑन गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट, तो उन्होंने तो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे ही वर्किंग को स्टॉप किया है ना। आप बोल रहे हो तुमसे दिया नहीं जा रहा, तुमसे काम भी नहीं होता, तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, तो आएगा कहां से? आपने 2 महीने से काम ही नहीं करने दिया, तो आएगा कहां से उन फर्म्स के पास? और प्रमोटर से उसको खत्म भी कर लो, उसको दूर भी ले चले जाओ। तो स्नैप नीडेड। स्नैप क्या है? स्पेशल नॉन एडवर्सियल प्रोसीजर्स। तो आप यहां पर स्नैप के बारे में जरूर लिखिएगा, SNAP, नीडेड। वी नीड फास्टर प्रोसीजर्स विथ सनसेट क्लॉजेस। हमको जल्दी से जल्दी फास्टर प्रोसीजर स्नैप लाना पड़ेगा। दैट यूज द आईबीसी फ्रेमवर्क। आईबीसी फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। वी कैन कॉल इट स्पेशल नॉन एडवर्सियल प्रोसीजर्स। क्या है ये स्पेशल नॉन एडवर्सियल प्रोसीजर्स? में क्या क्या? एबीसी देखिए। वंस कोविड-19 क्राइसिस इज ओवर, एक बार अगर कोविड-19 क्राइसिस अगर खत्म हो गया, अभी ये कैसे हो जाएगा? आज WHO ने बोला कभी नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो राइटर है वो ऐसा मान रहे हैं कि हो जाएगा लगभग, मतलब दिसंबर तक हो जाएगा। अब दिसंबर 21 तक भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और अगर ऐसे ही डाइल्यूट हो जाता है, वो कम हो जाता है, जैसा ट्रम्प शाम सुबह में, सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, कभी बोलते हैं 2-3 महीने में खत्म हो जाए, कभी बोलते हैं ये दवाई आ गई है, कभी क्या बोलते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के हिसाब से अगर आप चलोगे तो फिर आपकी शाम सुबह में मूड चेंज होता रहता है ना। तो उस हिसाब से चीजें। सनसेट क्लॉजेस मतलब बिल्कुल शाम तक ही बिल्कुल सब कुछ कर देना, ठीक है ना, यानी कि आज ही तय करो सब कुछ जो भी करना है, ठीक है, सनसेट तक। द आईबीसी COCS कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मस्ट स्विंग इनटू एक्शन। तो फिर आईबीसी जो है एकदम से उसको एक्शन में लाना पड़ेगा। द लार्जेस्ट केसेस डेट रुपीज या करोड़ कर लेना, CR 10,000 crore should be treated the normal IBC way. All others can be treated by NSEP. तो उनको आप नॉर्मल IBC वे में ले लो, 10,000 करोड़ के से ज्यादा वाले, लेकिन बाकी जो है उनको तो आप स्नैप में लेके आओ। यानी कि जो छोटे कर्जदार हैं उनको आप स्पेशल नॉन एडवर्सरियल प्रोसीजर, यानी कि आपके साथ अभी पिछले दिनों कोविड के कारण बुरा हुआ है, इसलिए आपके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा बैंकिंग में। स्नैप विल चेक if the troubled firms are in trouble purely due to lockdowns। अब आप स्नैप जो है ये इसके माध्यम से आप चेक कर पाएंगे कि ये जो है अभी लॉकडाउन था
तो लॉकडाउन से अफेक्टेड थे कि नहीं, देन दे विल बी कॉल्ड LAEs, यानी लॉकडाउन अफेक्टेड एंटरप्राइजेस। तो आपको स्नैप के द्वारा LAEs निकालने हैं, यानी कि लॉकडाउन अफेक्टेड एंटरप्राइजेस निकालने हैं, उनको अलग निकालना पड़ेंगे। LAEs क्या होंगे? द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड विल अपॉइंट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स फॉर द LAEs, यानी कि आप IBC के तहत कुछ प्रोफेशनल्स को LAE घोषित करने के लिए निकालोगे। एंड एंश्योर दैट एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कीप रनिंग द फर्म, और फिर जो है आप ये कहेंगे कि जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है वही फर्म को चलाएगा। द CEO विल टेक ए लुक एट द डेट पोजीशन एंड फॉलो फॉर ए रीजनेबल हेयर कट। तो फिर वो रीजनेबल हेयर कट कर सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकता है। फर्म विल बी फ्री फ्रॉम बैंक्रप्सी। दरअसल क्या है कि आपकी जो कार्रवाइयां हैं 2014-15 के बाद में जो अरुण जेटली लेके आए थे IBCs को, वो बड़ा कठिन है, बहुत रिगरस इन्होंने एक सिस्टम बना लिया है। अब इतना अच्छा सिस्टम, NPA कम हो और भगोड़े फ्यूजिटिव वाला जो है वो जो विजय माल्या टाइप के लोग कम से कम हो, इसके लिए तो इतना रिगरस मैनेजमेंट होना ही चाहिए। लेकिन अब इनमें से जो मोदी सरकार है 2014 से जो चल रही है, इनको ये थोड़ी पता था कोविड आ जाएगा। अब ये तो सामान्य दशाओं के लिए लेके आए थे। कोविड में तो आपका कानून तो बना हुआ है ना, आपका कानून तो बना हुआ है, अभी खतरनाक बना हुआ है। तो आपको कानून में कोविड के हिसाब से ढील देनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे तो फिर आपकी सारी कंपनियां जो है वो नुकसान में चली जाएगी, यानी कि सारी कंपनियों को सरकार छीन लेगी, कहीं कोई भी कंपनी चलाने की स्थिति में थोड़ी है। सो NCLT would not come into picture. Snap will end by December 2020। अब ये तो ये मान के चल रहे हैं कि दिसंबर 2020 तक कोविड जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, तो स्नैप जो है कम से कम दिसंबर 2020 तक चलाना पड़ेगा। सो वी विल सी नॉट लिक्विडेशन एंड रिहेबिलिटेशन अंडर न्यू प्रोमोटर्स रेगुलर IBC, बट रिहेबिलिटेशन अंडर एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट, यानी कि स्नैप के तहत करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के रेगुलर IBC आप ना करें, बल्कि स्नैप के तहत आप कंपनियों को ट्रीट करें, और छोटी कंपनियों को, खास करके जो लॉकडाउन अफेक्टेड एंटरप्राइजेस हैं, यानी कि जिनने लॉकडाउन में जिनको अफेक्ट नहीं किया है, ऐसे एंटरप्राइजेस को आप छोड़ सकते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल है, अभी दवाइयों की ज्यादा जरूरत पड़ी, और जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का निर्यात भी हुआ, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाने वाली फर्म को तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, उसको तो बहुत फायदा हुआ होगा। तो ऐसी फर्म्स को आप रियायत ना बरतें स्नैप के तहत, लेकिन बाकी सबको तो स्नैप के अंडर लेके आना चाहिए आपको। उनको आप LAE नहीं बोल सकते, यानी लॉकडाउन अफेक्टेड एंटरप्राइजेस नहीं बोल सकते। लेकिन जो लॉकडाउन अफेक्टेड एंटरप्राइजेस हैं, अभी तो जो वर्कर्स हैं जो चले गए हैं, अभी उनको वापस लाना कितना मुश्किल है। तो इसलिए अभी 1-2 आर्टिकल है इसमें आगे, जिसमें सरकार कह रही है, खास करके CII कह रहा है कि इन वर्कर्स के ऊपर ना जुर्माना डालो, एस्मा लगाओ। वो जैसे एस्मा लगाते हैं ना, कि अपने मध्य प्रदेश में लगा दिया था कि जो आवश्यक सेवाएं हैं वो आप बंद नहीं कर सकते, एस्मा लगा दिया। तो ऐसा मजदूरों पे भी लगाओ, और इनको 8 के बजाय 12 घंटे काम कराओ। अभी आ रहा है, देखो लेबर लॉ में चेंज कर लिया, अब 8 घंटे के बजाय 12 घंटे लोग काम कर सकेंगे। दुकानें भी 12 बजे तक खुली रहेंगी रात को, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि उसको आपको 10 बजे बंद करना। पहले आ जाते थे, वो गुमाश्ता वाले आ जाते थे, लेबर लॉ वाले आ जाते थे कि 10 बजे बंद करो, 10 बजे किसी भी हालत में दुकान बंद हो जानी चाहिए। तो अब दुकानें 12 बजे तक खुली रहेंगी, मजदूर 12 घंटे तक काम कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि कोई 8 घंटे ही काम करेगा, 12 घंटे, यानी जो चाहता है वो ओवर टाइम कर सकता है 4 घंटे या 8 घंटे किसी ने काम किया, और अगर उसकी इच्छा है कि वो 4 घंटे और करना चाहता है तो कर सकता है। अब लेबर लॉ वाले उसको परेशान नहीं करेंगे। ये है, कई लोग बोल रहे हैं नहीं, अब 8 घंटे के बजाय उससे 12 घंटे काम लिया जाएगा। ये तो उसके ऊपर है कि उसको 8 घंटे काम करने का 1000 रुपया मिलता था, या 8 घंटे काम करने का उसको 600 रुपया मिलता था। अब 4 घंटा और करेगा तो 300 और मिलेगा, यानी अब उसको 600 के बजाय 900 रुपया रोज मिलेगा। तो 900 रुपया लेना चाहता है तो 12 घंटे काम कर ले, ये छूट सरकार ने दी है। उसका मतलब ये नहीं कि जो 8 घंटे मजदूरी मिलती थी उसको 600 रुपए, क्या वो 12 घंटे पे मजदूरी करने से मिलेगा? ऐसा नहीं है, मजदूर तो चले गए, बल्कि आप बार्गेनिंग ज्यादा कर सकते हैं। अब आप 600 रुपए के बजाय 800 रुपए मांग सकते हैं 6 घंटे काम, अब 8 घंटे काम करने के लिए।
तो अब तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से बार्गेनिंग करेगा मजदूर। लेकिन अगर वो ज्यादा कमाना चाहता है मजदूर तो 12 घंटे तक काम करने से उसको रोकेगा नहीं, जबकि पहले लेबर लॉ जो थे वो 8 घंटे तक काम करने से उसको रोक देते थे। देखिए कुछ प्रावधान का दुरुपयोग भी हो सकता है, जब भी कोई प्रोविजन आता है नया तो उसके मिसयूज भी होते हैं। तो ऐसा कई जगह पे हो सकता है कि उसको कोई गरीब मजदूर है, भोला मजदूर है, कानूनों को नहीं जानता, तो उसको बाध्य भी किया जा सकता है। लेकिन एक तरफ तो ये सारे इंडस्ट्री वाले एंटरप्रेन्योर्स और खास करके जो एंटरप्राइजेज हैं जो लॉकडाउन अफेक्टेड हैं, या कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कोई भी, अभी मजदूरों को जब जरूरत थी पेमेंट की, उनको खाने की जरूरत थी, उनका रखवाली उन्होंने की नहीं, उनकी देखभाल कर ली होती तो माइग्रेंट वर्कर्स जो इतने सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं ये नहीं होते, ये सब लॉकडाउन में अच्छे से रह रहे होते। अब ये बोल रहे हैं कि उन पे एस्मा टाइप लगाओ, सरकार को बोल रहे हैं कि उनको कहो कि कंपलसरी तुमको काम करना जरूरी, नहीं तो जेल में डाल देंगे तुमको। अरे बड़ा अजीब है, यानी तुम लॉकडाउन में उनको खाना खिला नहीं सकते और 12 घंटे काम करने का कानून आपने पास करवा लिया सरकार से, और अब बोल रहे हो कि अगर किसी ने काम करने से मना किया तो हम जेल में डाल देंगे। ये कोई जबरदस्ती है भाई? तो बहुत ज्यादा बड़ा खतरनाक चीज हो गई। यानी आदमी घर जाना चाहता है, तुम्हारे यहाँ नहीं रहना चाहता है, तो उसको क्या उठा के लाओगे वहां से? और कौन डालेगा उसको जेल में? कौन सी एजेंसी डालेगी? उसकी राज्य सरकार डालेगी जिस राज्य में वो रहता है, या तुम डलवाओगे? और कोई रजिस्ट्रेशन तुमने कर रखा है? तुमने कोई उसको पेंशन दी थी? तुमने कोई उसको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया था? कौन सी सिक्योरिटी दी थी? किस बेस पे आप बता रहे हो कि अगर ये लोग नहीं आए तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे? दरअसल बहुत बहुत बुरे हालात है। यानी कि मजदूरों का कोई नहीं, अगर वो काम करे तो आप ढंग से पैसा न दो, बाद में काम के बाद लॉकडाउन हो जाए या काम बंद हो जाए तो तुम पैसा न दो, उनका इलाज न कराओ, उनको खाना न दो, और बाद में जब वो घर के लिए चल रहे हैं तो बोलेंगे नहीं काम करना जरूरी है, जेल में डाल देंगे काम नहीं करोगे। तो बड़ा अजीब चीज है। क्या उद्योगपतियों की दुनिया है, और बहुत खतरनाक चीज है। देखिएगा इसको क्या करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे में इस पॉइंट पे आ जाइए। सो वी विल सी ये वाला, एंड चेक्स नीडेड टू एंश्योर नो फ्रॉड हैपेंस and firms don't take unworthy debt reductions. Banks will need to certify that defaulters are truly LOs. यानी कि बैंक्स को ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये वाकई में लॉकडाउन अफेक्टेड एंटरप्राइजेस है। एंड आईपीज विल नीडेड टू सर्टिफाइड द साइज ऑफ डेट रिडक्शन, यानी कि इनका डेट रिडक्शन कितना किया जाना चाहिए उसके लिए सर्टिफिकेशन आना चाहिए। व्हाट गवर्नमेंट विल डू? टू थिंग्स। गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? देखो ये सब प्रश्न जब आएंगे तो बैंक क्या कर सकते हैं, फर्म्स को क्या करना चाहिए, एंटरप्राइजेस को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या क्या सुविधा आनी चाहिए, कोविड का क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये सब प्रश्न के तरह तरह के एंगल रहेंगे, तब आपको इसके सवाल के जवाब देना पड़ेंगे। अब व्हाट गवर्नमेंट विल डू, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी? टू थिंग्स। गिव लीगल कवर टू बैंकर्स टू अवॉइड एनी इन्वेस्टिगेशन लेटर ऑन। बैंकर्स को वो लीगल कवर दे दे कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा आगे से। और द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आउट टू बी कंपेंसेटेड फॉर द कॉस्ट ऑफ द हेयर कट्स, यानी जो हेयर कट होंगे, यानी कि जो छोटी छोटी बदलाव होंगे उसके लिए वो कंपेंसेशन देगा। तो ऐसे स्नैप का क्या फायदा है? बेनिफिट्स ऑफ स्नैप, इट विल बी फास्ट एंड विदाउट द एडवर्सियल नेचर ऑफ रेगुलर आईबीसी। व्हाई? Because promoters are forced to cede their firms. This is the design provided for the Chapter 11 of American Bankruptcy Act also. तो ये जो पूरी तरह से स्नैप वाला जो कंसेप्ट है, ये Chapter 11 of American Bankruptcy Act वहां से लिया गया है। What about power the real estate? Their two are hugely stressed for many years now, and the slowdown has hurt them deeply. तो स्लो डाउन तो ऑलरेडी जो है रियल एस्टेट के लिए बहुत लंबे समय से स्लो डाउन है ना। वैसे देखा जाए तो 2012 के आसपास से रियल एस्टेट में बहुत बड़ा स्लो डाउन आना शुरू हो गया था, जो लगातार कुछ लोग बोल रहे थे कि 2016, 17, 18 में जाकर के एकदम से जो है बूम कर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओनली वे फॉरवर्ड इज ए सुई जेनेरिस अप्रोच। सुई जेनेरिस अप्रोच मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा का वैसा जो अभी होने ही जा रहा है। क्रिएट अ बेड बैंक। व्हाई सो? Power sector's viability depends on government policy, so government has to be completely involved in this rescue.
तो पावर सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती हैं, यानी वही कोल और तमाम प्रकार की चीजें। एंड रियल एस्टेट रेजोल्यूशंस हैव टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ होम ओनर्स which does not happen under existing IBCs। तो अब जो होम ओनर्स हैं, यानी कि जो मकान खरीदने वाले लोग हैं, उनके ऊपर इसके रिजोल्यूशंस डिपेंड करते हैं, तो ये तो आईबीसी के तहत नहीं आ सकते। तो कुल मिलाकर के रियल एस्टेट जो है, पावर एंड रियल एस्टेट, यानी कि जो ऊर्जा का क्षेत्र है और जो रियल एस्टेट का क्षेत्र है, उसके बारे में क्या हो सकता है, 3 प्रॉन्ग्स। बस क्रिएट द स्नैप, यानी कि सरकार इसके ऊपर चले, स्नैप के ऊपर। रिफॉर्म द आईबीसी फॉर लॉस मिनिमाइजेशन एंड बेड बैंक फॉर स्टेट एसेट्स इन पावर एंड रियल एस्टेट सेक्टर। तो ये तीनों चीजें जो है, ये चीजें गवर्नमेंट कर सकती है। चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट आप अमेरिकन बैंक्रप्सी एक्ट एंड चैप्टर 11 का देख लीजिए, इसके हिसाब से बैंक्रप्सी क्या है और ये क्या चीजें हैं। तो नजर घुमा लीजिए, पॉइंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो बैंक्रप्सी लेजिस्लेशन जो है यूएस में 1789 से शुरू हो गया था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। 1800 में फर्स्ट यूएस बैंक्रप्सी लॉ आया था, नेल्सन एक्ट आया था 1898 में, 1938 में चिंडलर एक्ट है, 1978 में बैंक्रप्सी रिफॉर्म है, 1984 बैंक्रप्सी अमेंडमेंट एक्ट एंड 1986 चैप्टर 12 फैमिली फार्मर फिशरमैन एंड 2005 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये सब जो है बैंक्रप्सी लेजिस्लेशन है। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अमेरिकन बैंक्रप्सी एक्ट चैप्टर 11 का 5.6 पॉइंट यूएस लॉ, वेरियस चैप्टर्स। इतना ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एक सिंगल रीडिंग भी यदि आप लगा लेंगे तो आइडिया आ जाएगा आपको इसका। चलिए, ये पार्ट है बैंक्रप्सी ऑप्शंस। या तो लिक्विडेशन हो जाए, या रीऑर्गेनाइजेशन हो जाए, या एडजस्टमेंट ऑफ डेट हो जाए। यानी जो ऋण ले रखे हैं किसी ने, उनको लिक्विडेट कर देना। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पुराने लेक्चर को आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी शायद डाला होगा। और या उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम लोग बैंक्रप्सी के बाद, या फिर डेट का एडजस्टमेंट कर दें म्यूनिसिपैलिटी में, फैमिली फार्मर में, इंडिविजुअल में, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज में। तो ये सॉल्यूशंस हैं। ये उससे आगे के पॉइंट्स हैं चैप्टर 11 के, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब जब क्राइसिस आता है तब ये चीजें बढ़ जाती है। देखिए, क्राइसिस के समय में आप चीजों को बढ़ते हुए देखें। 2008 में क्राइसिस आना शुरू हुआ था 7 के आसपास, तो ये यहाँ चीजें बढ़ गई थी। फिर अभी ये वापस नॉर्मलाइज हो रहा था चीजें, लेकिन अब फिर बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने अपना गोल्ड स्टैंडर्ड भी चेंज किया था यूएसए ने एक समय में 1971 में। तो जो रोनाल्ड रीगन थे, उन्होंने काफी हद तक चीजें बदल दी थी। और जो ब्रेटन वुड सिस्टम था उसमें बहुत बदलाव किए थे। और इंटरनेशनल डिक्लेयरिंग इंटरनेशनल बैंक्रप्सी, अब ये बहुत खतरनाक चीज है। अभी तक तो जो डिफॉल्टर्स होते हैं वो कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफॉल्ट करती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंट्री अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दे, मैं दिवालिया हो गया हूं, अब मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। मान लीजिए यूएस किसी दिन अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दे, तो यूएस डॉलर का क्या होगा? तो निक्सन्स डॉलर शॉक, ये बहुत फेमस घटना है। कैन द यूएस डिक्लेयर बैंक्रप्सी, यानी कि क्या यूएस खुद को ही डिक्लेयर बैंक्रप्ट घोषित कर सकता है कि मैं तो बैंक्रप्ट हो गया हूं, या मैं दिवालिया हो गया हूं, अब मैं किसी को कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो आपके पास जो डॉलर जमा है, जिसको लेकर के हम खुश हो रहे हैं कि हमारे पास तो इतने डॉलर रखे हुए हैं, अब उनका क्या होगा? तो निक्सन्स डॉलर शॉक, अनेबल टू हॉल्ट द डॉलर डिक्लाइन, President Nixon declared that the convertibility of dollar into gold would be suspended temporarily on August 15, 1971. तो अगस्त 15, 1971 में ऐसा हुआ था 15 अगस्त को। इनका 15 अगस्त दूसरा, इन्होंने अपने डॉलर को स्वतंत्र कर लिया था। इन्होंने कहा कि नहीं, आपकी जो कन्वर्टेबिलिटी है ये खत्म करते हैं हम, इसको रोक दिया उन्होंने और उसको हॉल्ट पे रख दिया। दिस टेम्परेरी सस्पेंशन हैज सिंस लास्टेड फॉर 50 ईयर्स। ये 50 कर लेना इसको, 50 ईयर्स। ठीक है। तो निक्सन ब्लेम्ड अनफेयर एक्सचेंज रेट्स फॉर द क्लोजर ऑफ गोल्ड विंडो। तो ये उनके ऊपर ब्लेम आया था निक्सन के ऊपर। तो बहुत बड़ी घटना है, यूएसए एंड गोल्ड स्टैंडर्ड। तो गोल्ड के कन्वर्टेबिलिटी को अगर आप वो कर लो, मान लीजिए इंडिया के पास में इतने सारे डॉलर रखे और हम अगर कहें कि हमको तो इसके बदले में गोल्ड दे दो, हमको नहीं चाहिए आपका ये डॉलर, तो गोल्ड बोले नहीं, इसको रखना पड़ेगा, हॉल्ट पे रखना पड़ेगा। यानी कि ये डॉलर आपको रखना जरूरी है। हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हम दिवालिया हो गए हैं, सब कुछ है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन ये डॉलर आपको रखना पड़ेंगे। ये एक तरफा है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आपको समझना चाहिए, अब दुनिया में क्या क्या नहीं हो सकता और क्या क्या हो रहा है। सो ये एक
है स्टोरी ऑफ द नोवेयर पीपल, खास करके जो माइग्रेंट प्रॉब्लम है, माइग्रेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए क्या है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो हलफनामा दिया है और कहा है कि हम, वो वादा कर रही है सरकार, एक हलफनामा देना मतलब शपथ पत्र, एफिडेविट देते हैं। और एफिडेविट में क्या बोल रहे हैं, एफिडेविट में वो बोल रहे हैं कि एक भी व्यक्ति सड़क पर नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने माइग्रेंट वर्कर के लिए क्या किया, तो सरकार ने जवाब दिया कि एक भी व्यक्ति सड़क पर नहीं है। आप बताइए क्या होगा, क्या स्थिति है? बहुत भयंकर हालात है। एक भी व्यक्ति सड़क पे नहीं है तो फिर ये जो इतने सारे फोटोग्राफ आ रहे हैं, इतने सारे वीडियो हैं, रोज 15 से 20 मजदूर जो है वो कुचल रहे हैं। कभी ट्रक कुचल रहा है, कभी कोई बोलेरो गाड़ी कुचल रही है, कभी कोई दूसरी इनोवा गाड़ी है वो आके कुचल जाती है। रोज 15-20 मजदूर मर रहे हैं सड़क हादसे में, रोज। इतनी बड़ी भीड़ जो है सड़कों पे चली जा रही है 1.5 महीने से, और खास करके लॉकडाउन 3.0 के बाद तो ज्यादा। और अभी चौथे लॉकडाउन की भी तो बात कर दी है, राज्यों ने तो कहा है, अधिकांश राज्यों ने, कि चौथा लॉकडाउन भी आना चाहिए। और वो ज्यादा रियायतों के साथ आएगा, लेकिन लॉकडाउन तो रहेगा। और जब लॉकडाउन रहेगा तो आप न्याय कैसे देंगे लोगों को? तो बहुत बुरी स्थिति है। और सरकार क्या बोल रही है, सरकार बोल रही है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पे नहीं है। तो जब कोई भी व्यक्ति सड़क पे नहीं है तो फिर हो क्या रहा है? ये कौन लोग हैं जो सड़क पे हैं? ये इंडियंस नहीं है क्या? भारत के नागरिक नहीं है? सरकार को नहीं दिखता है क्या? एक भी व्यक्ति सड़क पे नहीं है। सरकार का ये दावा है कोर्ट में कि एक भी व्यक्ति सड़क पे नहीं है। चलिए जो भी है, अब क्या कर सकते हैं। So far, migrants have been left to fend for themselves, but in the post-COVID world, it clearly looks like a bad strategy with a lot of downside, jubilation, and a crisis. Indians were happy to participate in nationwide lockdown to stem the tide of the virus. ये बता रहे हैं कि हम सब तो खुश हैं, हमने सब थाली भी बजाई, मोमबत्ती भी जलाई, सब किया, तो बहुत बढ़िया हुआ, पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। बट ए पैरेलल क्राइसिस वाज ब्रूइंग, द pitiable condition of crores of migrant workers left to fend for themselves. Clearly, their situation was not anticipated by the government. ये बात तो स्पष्ट है कि सरकार ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। ऐसा नहीं कि सरकार सोच समझ करके जानबूझ करके ऐसा कर रही है, ऐसी बात नहीं है। सरकार को भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए ये पर चीजें हुई हैं। फंडामेंटल क्वेश्चन, why are migrants in such a situation? Since before the pandemic, who are these migrants and why are they marginalized for so long? इनकी स्थिति कोविड से पहले भी तो थी, पेंडेमिक से पहले भी थी, यानी कि पेंडेमिक के बाद भी है और पेंडेमिक के पहले भी थी। क्योंकि पेंडेमिक के पहले अगर इनके पास पैसा होता, पेंडेमिक के पहले इनके पास रहने की जगह होती, तो ये लोग इस तरह से माइग्रेट थोड़ी कर रहे होते हैं। तो माइग्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि स्थितियां तो खराब थी, पहले से थी, लेकिन कोविड ने जो है उसको एक्सपोज कर दिया। और ये लोग हैं कौन? The bare fact, 50% of Delhi and Mumbai lives in slums and shanties. Governments try to help. After the lockdown, many were provided rations. बहुत सारों को राशन दिया गया, money and hot meals, गर्म खाना भी दिया गया। Then why were so many seen complaining of hunger? इतना कुछ होने के बाद, राशन देने के बाद, पैसा देने के बाद, गर्म खाना देने के बाद, बहुत सारे लोगों ने जो है वो कंप्लेन किया कि हम भूखे हैं, एंड वॉकिंग बैक टू देयर विलेजेस, और वो अपने घर जाना चाहते हैं। दरअसल वो सोचते हैं कि अगर मरना ही है कोरोना से या कुछ भी है तो अपने घर जाके मरे, वहां कोई तो होंगे हमारे।
are those living in slums all migrant laborers, or they are different with little or no local rights? उनके पास बहुत कम राइट्स हैं, यानी कि बहुत कम अधिकार है, क्योंकि राशन कार्ड भी वहां का बना हुआ है, अभी वन नेशन वन राशन कार्ड वाला कंसेप्ट तो आया नहीं है. सो लीगल प्रेजेंस एंड ग्राउंड रियलिटीज. So urban development is the job of municipal governments, and that includes migration management. तो urban development जो है वो एक तरह से म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स देखती हैं और वो केवल माइग्रेशन मैनेजमेंट को इंक्लूड करती हैं. स्टेट्स हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन अर्बन मैटर्स एंड दे ऑफन डू सो बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एडवांटेज. तो वो तो तभी करते हैं कि जब वो उसको पॉलिटिकल एडवांटेज होता है, उनको वोट कौन देता है उस आधार पे. अब माइग्रेंट लेबरर्स के वोट इतने मायने नहीं रखते ना उनके, क्योंकि वोटर लिस्ट में भी नहीं होते, वो अपने गांव के वोटर लिस्ट में होते हैं कई बार. फॉर वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन माइग्रेंट्स आर ऑफन नॉट इक्वेटेड विद स्टेट रेसिडेंट्स. दैट इसलिए उनको स्टेट रेसिडेंट्स के साथ में नहीं रखते, वो उनको उसके साथ नहीं महसूस करते. सो दैट इंक्लूड्स मिनिमम वेजेस, हाउसिंग एंड वोटिंग. ठीक है, तो इसलिए वो चीजें जो मिनिमम वेजेस वाली, न्यूनतम आय वाली है, हाउसिंग है, वोटिंग है, ये सब चीजें उनको नहीं होती, क्योंकि वो केवल स्टेट रेसिडेंट्स को होती हैं. सो इंडियन स्टेट्स जनरली आर माइग्रेंट अनफ्रेंडली. वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ये कहती है, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है अभी, कि इंडियन स्टेट्स जो है, भारतीय राज्य जो है वो माइग्रेंट अनफ्रेंडली हैं, यानी कि वो उनके मित्र नहीं है एक तरह से. स्टेट्स हैव रिजर्वेशंस इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड हायर एजुकेशन. स्टेट्स में जो आरक्षण मिला हुआ है वो गवर्नमेंट जॉब, वहां के रेसिडेंट्स को मिला हुआ है गवर्नमेंट जॉब्स में और हायर एजुकेशन में. एंड फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन और सोशल वेलफेयर इज ओनली फॉर आर्म्ड सिटीजन्स. अगर वो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अनाज का वितरण करते हैं और सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलाते हैं, तो वो अपने लोगों के लिए चलाते हैं, यानी कि अपने नागरिकों के लिए जो उस राज्य के नागरिक हैं. कॉन्स्टिट्यूशंस गिव्स सिटीजन्स द राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया. नो परमिशन नीडेड. दरअसल किसी प्रकार की अनुमतियों की आवश्यकता नहीं है, वो पूरे भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं. भारत के नागरिक हैं, कहीं पर भी निवास करें. स्टेट्स आर वेरी ऑफ मेकिंग लॉज टू रेगुलेट माइग्रेंट सेटलमेंट्स. और जो माइग्रेंट सेटलमेंट्स हैं, जो बस्तियां हैं और उनको जहां रखा जाता है, उसके लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के लॉज हैं. So migrants are indispensable but are unsupportable. Migrants indispensable तो हैं, लेकिन unsupportable है, यानी उनको सपोर्ट नहीं होता. So what they do get? Migrants can access hospitals and get treated, but they never get homes. है ना? After many years of local stay, some migrants may get an election card and a ration card. तो बहुत समय तक अगर कोई माइग्रेंट रहे हैं तो उनको इलेक्शन कार्ड और राशन कार्ड तो मिल जाएगा. सीजनल वर्कर्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइग्रेंट्स. तो जो सीजनल वर्कर्स हैं, मौसमी बेरोजगारी की वजह से, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण गांवों से शहरों की तरफ आए थे, उनकी स्थिति माइग्रेंट से अलग है. एज दे कम विद फैमिली फ्रॉम डे वन, यानी माइग्रेंट्स कम अलोन इन द बिगिनिंग. तो वो जो है वो कुछ समय के लिए आए थे, तो उनके साथ समस्याएं दूसरी हैं. So scale for interstate migration, it was at least 90 lakh per year between 2011 to 2016, and census 2011 had found it to be 14 crore inter and intrastate migrants. यानी एक ही स्टेट में आपस में माइग्रेशन करने वाले और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन करने वाले 14 करोड़ लोग थे. माइग्रेंट्स में भी अप टू 10% ऑफ द लेबर फोर्स. देखिए क्या है कि अगर झाबुआ का, रतलाम का कोई आदमी भोपाल में या इंदौर में काम करने के लिए आया तो वो भी एक तरह का माइग्रेंट तो है, लेकिन वो इंट्रा स्टेट माइग्रेंट है. अब उसमें राशन कार्ड तो यहाँ फिर काम नहीं आना है उसका, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य का राशन कार्ड है तो ज्यादा से ज्यादा वो दवाई ले सकता है, हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज करा सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये सब तो है. लेकिन उसको जो राशन मिलेगा वो तो अपने गांव की दुकान पे ही मिलेगा, जहां उसका नाम है, अपने वार्ड की जो दुकान है उसी से मिलेगा. ये प्रॉब्लम है. तो वन नेशन वन राशन कार्ड होने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. लेकिन अब आप तो समझ रहे हैं इंडिया में क्या सिस्टम है और कैसे काम करता है. चलिए, पैंडेमिक में मैसेज क्या है?
ये पेंडेमिक, दरअसल ये वाली जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेंडेमिक मैसेज, ये जो महामारी है, इसका बहुत बड़ा संदेश है। ये संदेश है कि इट बिकेम क्लियर दैट लिविंग द माइग्रेंट्स टू देयर ओन and is a bad idea as it puts entire population at immediate risk. Slum can spread diseases rapidly. इसका मतलब slums कम से कम होना चाहिए क्योंकि वहाँ disease बहुत तेजी से. It is time for state to restarting registering every migrant. यानी प्रत्येक जो migrant है उसको register करने का काम राज्यों को करना चाहिए. Entitlements can then flow. तो तभी हम उनको entitlement दे पाएंगे, कुछ सहायता कर पाएंगे. तो ये माइग्रेंट्स के ऊपर आर्टिकल था और ये इसके ऊपर कोई न कोई प्रश्न जरूर बनेगा, तो आपके पास एक मसाला जो है वो तैयार होना चाहिए. माइग्रेशन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया, तो सीजनल माइग्रेशन, रीजन ऑफ माइग्रेशन और मेजर माइग्रेशन कॉरिडोर्स इन इंडिया. तो ये जरा नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तो ये आपको मदद करेगा. ठीक है. मेजर माइग्रेशन कॉरिडोर्स इन इंडिया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. जम के पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए. देखिए मेंस की तैयारी करिए, सीधा प्री हो जाएगा आपका. हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम मिल गया अपने को, और अच्छा करंट अफेयर्स तैयार कर लेंगे, है ना. बहुत बढ़िया तैयारी हमारी हो जाएगी. प्रीलिम्स पक्का हो रहा है, टेस्ट भी बढ़ जाएंगे आपके, टेस्ट की क्वालिटी भी बढ़ा देंगे, टेस्ट भी बढ़ जाएंगे, है ना. ज्यादा टेस्ट हो पाएंगे. बाकी लोगों के तो टेस्ट सीरीज वालों के टेस्ट खत्म हो गए, वो एक्स्ट्रा टेस्ट कुछ नहीं लेने वाले, है ना. जिनकी कोचिंग खत्म हो गई, कोर्स खत्म हो गया, वो खत्म हो गया. हम तो आपको चला रहे हैं और हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन भी आपके अलग अलग टाइम पे हुए. लेकिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है वो रिन्यू करा लें और बकायदा सिलेक्शन होगा आपका. देखिए ये सेवाएं कभी बंद नहीं होनी. सिविल सर्विसेज का क्रेज तो और बढ़ेगा. अभी प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी सर्विसेज बंद हो जाएंगी, बहुत सारे इंजीनियरिंग वाली और फार्मेसी की और तरह तरह की जो सेवाएं हैं उनका अलग स्वरूप आ जाएगा. लेकिन सिविल सर्विसेज तो आप देख रहे हैं, कोविड हो, कोविड कभी नहीं जाना है. कोविड हमेशा रहेगा आपका, यानी कि ये हमेशा क्राइसिस रहेगी. कोरोना कभी डाइल्यूट भी होगा तो कोई दूसरा वायरस आ जाएगा. वायरस आते जाने बंद थोड़ी होंगे. अब आपको ये सब प्रशासन की अहमियत तो सब पता चली गई है. तो प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट तो ज्यादा से ज्यादा निकलेगी. ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी चाहिए. अब ज्यादा तहसीलदारों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एसडीएम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काम बढ़ गया. पहले तो केवल एक ही काम था, ऑफिस जाना था और वहां कागज साइन करने थे. अब तो लॉ एंड ऑर्डर भी है, कोविड का काम भी देखना है, ये मैनेजमेंट भी करना है. आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसी पेंडेमिक की और कोविड की अलग से पोस्ट निकले, जिला महामारी अधिकारी. हाँ चलो, तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है. तो कोविड ने आपको अपॉर्चुनिटी दिलाई है. ज्यादा अच्छे से तैयारी करो, अच्छी. लेकिन जो लोग तैयारी में रहेंगे और पूरी तैयारी में रहेंगे उनको फायदा हो जाएगा. सर एक प्रॉब्लम, कोई नोट्स नहीं. कौन है भाई? हिंदी में नोट्स नहीं है तो नोट्स लेके जाना चाहिए था. ऐसे घर क्यों चले गए तुम? कौन बोल रहे हैं? प्रियंका. नोट्स क्यों नहीं लेके गए भाई? यहीं छोड़ दिए क्या भोपाल? अब वो खत्म हो रहा है लॉकडाउन. भोपाल आ सकेंगे आप जहां पे भी हैं. गांव में से शायद 18 तारीख को आप निकल करके आ पाएंगे भोपाल. अब देखो सावधानी रखना है, मास्क लगाना है, हाथ साफ करते रहना है, लोगों से दूर रहना, दूर रह के बात करना है. बीमार आदमी दिख रहा है तो उसके पास बिल्कुल मत जाओ. यही तो जिंदगी है, पूरी जिंदगी अब ऐसे ही है. अब कोई ऐसी लंबी चौड़ी शादियां और ये सब नहीं होनी चाहिए. हम तो वैसे ही खिलाफ थे इसके खर्चीली शादियों के और भीड़ भाड़ के, है ना. भीड़ भाड़ हमको पसंद नहीं थी. तो बहुत बढ़िया हो गया ये सब. ठीक है, अब खत्म हो गया सब फिजूल खर्ची, आवारागर्दी. सब लोग सावधानी से रहेंगे, ढंग से रहेंगे, तमीज से रहेंगे, अपने अपने घर में रहेंगे. जो जो काम होगा वो करेंगे. भाई प्रशासनिक सेवाएं बहुत अच्छे से चलेंगी. किसान अपना खेत में काम करेगा,
मॉल वॉल बंद रहे हैं तो कोई खास बात नहीं, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल बंद रहे हैं तो अपने घर पे ही टीवी पे सिनेमा देख लो। तो ये सिनेमा के जो फालतू हीरोगिरी होती थी, आता जाता कुछ था नहीं, सब हीरो बने हुए थे, सब ढेर हो जाएंगे। अब वेब सीरीज बनाओ और उस पर चलाओ, यही धंधा रह जाएगा। और वो भी कहाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बनाओ, जैसे वो फार्म हाउस पे बैठा हुआ सलमान खान बनाता रहता है, वैसे ही सब अपने अपने फार्म हाउस पे बनाओ, करो, बस काम खत्म। तो पूरा माहौल बदल गया है, अच्छा बदलाव आया है। ठीक है, बीमारी अच्छी नहीं है लेकिन क्या कर सकते हैं। और देखो मरने वालों की संख्या कोई ऐसी ज्यादा नहीं है, 3% 4% सामान्य फ्लू में भी मरते हैं, बस यहाँ कोरोना बदनाम है बेचारा, बाकी इतने लोग तो मरते ही मरते हैं, वैसे ही मरते रहते हैं, इतने लोग तो वैसे ही मर जाते हैं। इनमें से 90% लोग तो कोरोना नहीं भी आता तो भी मर जाते ना, उनका तो टाइम ही आ गया था, वैसे ही हालत खराब है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सावधान रहना है, बस ज्यादा लोगों के मुंह नहीं लगना है। ठीक है, ज्यादा लोगों के नजदीक नहीं जाना है, ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना है, ढंग से रहना है। आपकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी, आप आ जाओगे भोपाल। अब सब आवागमन सब शुरू कर रहे हैं, सरकार को सब शुरू करना ही पड़ेगा, ऐसे बंद नहीं रख सकते। ये माइग्रेंट रूट है इंडिया के, वर्ल्ड के, खास करके इंडिया के अलग अलग स्टेट के, कहाँ कहाँ से सब माइग्रेशन होता है। तो ये सब माइग्रेशन मध्य प्रदेश से भी दिल्ली जाते हैं, मध्य प्रदेश के इस जगह से सबसे ज्यादा दिल्ली जाते हैं, इसलिए बार बार वो सब झांसी की बात कर रहे हैं। अब दिल्ली में जिसको भी बोलो वो बोलता है मैं झांसी जा रहा हूँ, क्योंकि झांसी ये बुंदेलखंड के इलाके में बहुत गरीबी भुखमरी है ना, बहुत बुरी हालत है, सूखा पड़ा हुआ है, पानी कम रहता है, तो यहाँ के लोग सब दिल्ली काम करने के लिए जाते हैं। फिर यहाँ से जाते हैं, इधर बिहार से जाते हैं, फिर यूपी से जाते हैं, तो ये माइग्रेशन का रूट है। पंजाब जाते हैं, हरियाणा पंजाब भी खूब लोग जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, कोटा में पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में जाते हैं, मुंबई आते हैं सब। तो ये माइग्रेशन रूट्स है, मेजर माइग्रेशन कॉरिडोर्स, ये करके सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको गूगल में। तो माइग्रेशन का आपको लिखना पड़ सकता है। ठीक है, हाँ ईस्ट में भी होता तो है, ईस्ट वाले होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं, अपने यहाँ दिल्ली आते हैं, खूब आते हैं, लेकिन उनको हम लोग यहाँ माइग्रेंट में नहीं मान रखा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या नहीं, बड़ी संख्या इधर ही है। स्टेट फेल्स द माइग्रेंट्स एंड लेजिस्लेशंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये लिख लीजिए, हॉट स्पॉट्स ऑफ द माइग्रेशन, हॉट स्पॉट्स ऑफ माइग्रेशन। और इन सर्च ऑफ वर्क, कितने लोग कहाँ कहाँ निकले हैं, ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये और अगला है द 2020 लॉकडाउन के समय में क्या स्थिति है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्रमिक ट्रेन चालू की है अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, इन वर्कर्स को, माइग्रेंट्स को अपनी जगह पहुंचाने के लिए। ठीक है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। माइग्रेंट के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग पहले, और बहुत सारे चैप्टर जो है हमने करवाए थे। अब कुछ और चीजें जो है हम लोग करेंगे। ये एक्ट के बारे में है कुछ चीजें, एक्ट का जो है। तो चलिए आज इतनी ही बात करते हैं, कल फिर आगे का हिस्सा करेंगे। तो पर आज रजिस्टर करवा लीजिएगा, और मैं फिर से मीटिंग आईडी जारी कर दूंगा आप सबके मेल पे, तो आप सब जाकर के वहां जाकर के फिर से रजिस्टर कर लेना। ठीक है, उसी तरीके से जैसा पिछली बार किया था, तो आपको फिर से करना पड़ सकता है।